हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 9 विच इज सप्लाई। और मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, एंड छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, वो बहुत छोटी सी वीडियो थी। लास्ट वीडियो में ही वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसका कोर पार्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, कोई मेन फैक्टर होता है एंड देन अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं। बिकॉज जनरली वी यूज अ लाइन की अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको हम सिट्रस पैरेबिस भी बोलते हैं। सो आपके वो अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं हम ये भी पढ़ेंगे आज। तो आज हम ये सारा समझेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक क्विक इन्फॉर्मेशन, क्विक रिमाइंडर आपके लिए कि मैंने इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स है वो अपने चैनल पे पूरा कवर कर दिया है, और मैंने वीडियोस को प्लेलिस्ट में डाल दिया है एक सर्टेन ऑर्डर में, जहां पे आप अगर जाएंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपको ऑर्डर में वीडियोस मिलेंगी, आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी, जैसे भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आपको पता है आपको क्या करना है। वो जो थम्स अप बटन दिख रहा है वो लाइक बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए। अगर आपका बटन नीचे रेड है जहां पे सब्सक्राइब लिखा है, इसका मतलब है आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने लोगों के साथ हो सके आप ये वीडियो शेयर करिए। सो स्टार्टिंग टुडेज चैप्टर क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया ब्रीफ में कि हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? द फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट सप्लाई। कोई प्रोड्यूसर कुछ सप्लाई करने वाला है तो वो कितना सप्लाई करेगा, वो करेगा या नहीं करेगा, वो सब डिसाइड होगा। कौन से प्राइस पे करेगा, ये सब कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक कमोडिटी है। सो मैं आपको हर वीडियो में आजकल जब से हम प्रोड्यूसर के टॉपिक में आए हैं, सो आई असाइन यू अ रोल ऑफ बीइंग अ चेयर प्रोड्यूसर और अ फैक्ट्री ओनर, एंड योर फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग चेयर्स। ओके, सो अब क्या हो रहा है आपके यहाँ पे कि आप चेयर प्रोड्यूसर हैं, तो आपकी चेयर आप कितनी प्रोड्यूस करेंगे सर्टेनली कुछ लेवल तक डिपेंड करता है चेयर के प्राइस पे। अगर आपको चेयर का प्राइस ज्यादा मिलेगा जब आप मार्केट में उसको सेल करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा सेल करेंगे, आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और आप ज्यादा सेल करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, जो भी इनपुट से ला रहे हैं, रेंट दे रहे हैं लैंड का, इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन का, अगर आप ये सब करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आप चेयर, उसकी आपको जो कॉस्ट है, जो आपको प्राइस है मार्केट में, जब आप बेचने गए उस चीज को, जब आपको उसका प्राइस उतना नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं, सो ग्रेजुअली आप उसकी सप्लाई कम करने लगेंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस। यानी जो भी कमोडिटी हम सप्लाई कर रहे हैं और अ प्रोड्यूसर इज सप्लाइंग अ सर्टेन कमोडिटी, तो सप्लाई डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस, एंड व्हेन इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस वी कॉल इट क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, हम क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं कब, जब सप्लाई डिपेंड करती है डायरेक्टली अपने खुद के प्राइस पे। और जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम अदर फैक्टर्स कहते हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन है। लेकिन जब सप्लाई ऑफ चेयर विल चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, से आपने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया हुआ है 1 लाख का, और आपको हर मंथ उस पर जितना भी इंटरेस्ट रेट देना है वो फिक्स है। सिमिलरली आपको 10,000 लैंड का रेंट देना है हर महीने, वो फिक्स है। अचानक से लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया, उसने बोला 20,000 हो गया, मे बी आपके लिए वो फीजिबल नहीं है, आपकी कॉस्ट को, आपके बजट को वो नहीं सूट कर रहा, सो आप वहां पे प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, अपनी सप्लाई कम कर देंगे। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, या और बहुत सारे फैक्टर्स जो चेयर के प्राइस को या चेयर की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेंगे। वो सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स होते हैं, और जब वो चेंज होने की वजह से सप्लाई चेंज होती है तो हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टर्मिनोलॉजीज, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। हमने लास्ट वीडियो में देखा था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज व्हेन द सप्लाई चेंजेस ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, एंड change in supply is when supply of a commodity changes due to other factors than its own price. So ये सारा एक main distinction हो गया। So हम one by one read करेंगे कि what are the factors, and we'll try and list down certain examples जिससे आपकी understanding थोड़ी और अच्छी हो जाए इस पूरे टॉपिक को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई लिखा है मैंने, ऊपर मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज लिखी है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब एक प्रोड्यूसर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में ये बताया था, मेजरली एक प्रोड्यूसर का एम या मोस्टली एक प्रोड्यूसर का एम होता है टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। अगर प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता है, प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होता है?
सो प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या फिर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टीआर माइनस टीसी। हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है ये, जब हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। तो प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप रेवेन्यू इंक्रीज कर दो तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या आप कॉस्ट डिक्रीज कर दो तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दिस मीन्स अगर आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अगर आपकी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दीज आर द टर्म्स एंड दिस इज द कंडीशन व्हेन you can increase your profit, and a producer, a rational and a smart producer is willing to increase his profits or maximize his own profits, and to maximize his profits he will target either the increase of total revenue or decrease in total cost। ये चीज मैंने आपको बताई है, क्यों बताई है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये हम अभी वीडियो में आगे धीरे धीरे कवर कर लेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये चीज याद दिला दी। ओके, देन वील कम टू द फर्स्ट फैक्टर और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन व्हिच इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ओके, सो लेट्स से हमारी गिवन कमोडिटी राइस है, मैं एक फार्मर हूँ और मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं राइस प्रोड्यूसर हूँ, मैं राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ। सो अब क्या हुआ, मेरे लैंड पे जहाँ पे मैं राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, अब जब मैं राइस प्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरे पास आ जाती है, और जब मैं मार्केट में उसको बेचने जाती हूँ तो मुझे जो उसका प्राइस मिल रहा है वो बहुत ही कम है। सो मैं मेहनत बहुत लगा रही हूँ, मेरे इनपुट्स बहुत लग रहे हैं, बट मेरी कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है और मेरा प्रॉफिट उतना नहीं आ रहा है राइस में। धीरे धीरे मैं राइस की सप्लाई कम कर दूंगी। सो जब राइस की सप्लाई डिपेंड करेगी राइस के खुद के प्राइस पे, तब हम कहेंगे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइनिंग योर सप्लाई ऑफ राइस, यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो गया यहाँ पे। और आपका राइस है, उसका जो सप्लाई है, प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा कितना नहीं करेगा, ये किसी हद तक डिपेंड कर रहा है कि प्राइस ऑफ राइस क्या है या प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी क्या है। ओके, देन लेट्स मूव टू द सेकंड फैक्टर और द सेकंड डिटर्मिनेंट व्हिच इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, व्हाट आर द अदर गुड्स? हमने डिमांड पढ़ा था, अगर आप उससे इंटरलिंक करेंगे तो डिमांड चैप्टर में अदर गुड्स में आपके रिलेटेड गुड्स होते थे, जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अदर गुड्स में हो गया। जस्ट यू इमेजिन कि आप आपके पास एक लैंड है, आप फार्मर हैं, आपका ये लैंड है, ठीक है, आप इस लैंड पे अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस लैंड पे आप पूरे में राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो राइस का प्राइस जो है वो आपको पता है कि पर केजी 4 रुपीज प्राइस आपको मिलता है राइस का। अब पर केजी आपको 4 रुपीज प्राइस मिल रहा है राइस का। व्हाट हैपेंड, आपको पता चल गया अचानक से कि आप अगर वीट बनाएंगे या आप वीट प्रोड्यूस करेंगे, या आप एग्जाम्पल में यहाँ पे ये ले लो, इस एग्जाम्पल को और बेटर बना देते हैं कि ये आपका लैंड है, इतनी जगह पे आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हो और इस पूरी जगह पे आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, सो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ लैंड यू आर गिविंग टू राइस एंड लेस प्रोपोर्शन ऑफ लैंड यू आर गिविंग टू व्हीट। ओके, सो राइस से आपको मिल रहा है 4 रुपीज पर केजी, व्हीट से आपको मिल रहा है 2 रुपीज पर केजी। ठीक है, आप प्रोड्यूसर हो, आपने ये सब कर लिया। अब क्या हुआ, आपकी मेन कमोडिटी कौन सी है? आपकी मेन कमोडिटी राइस है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, सो यानी आपकी मेन कमोडिटी राइस हो गई। अब क्या हुआ, अदर कमोडिटी कौन सी है यहाँ पे? व्हीट। अब आपकी राइस के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, so rice is your main commodity but the price of rice is still the same, which is 4 rupees per kg. So your price of wheat increased and price of wheat increased from 2 per kg to say for example 6 per kg. So now what happened is कि wheat is more profitable for the farmer as compared to rice. Why? Because राइस जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो मेजर पार्ट में, लेकिन राइस प्रोड्यूस करके आपको उस राइस का पर केजी सिर्फ 4 रुपीज मिल रहा है, जबकि व्हीट आप जो सेल कर रहे हो उसका आपको अब जो मिल रहा है वो 6 पर केजी मिल रहा है, विच इज लाइक अ मार्जिन ऑफ 2 रुपीज से 2 रुपीज इंक्रीज हो रहा है उस पर। सो आप क्या करोगे, अगर आप रैशनल और स्मार्ट हो तो राइस का प्राइस नहीं भी चेंज हुआ, फिर भी आप राइस की सप्लाई कम कर दोगे। एंड व्हाट वुड यू प्रेफर कि यहाँ पे आपके लैंड पे अब आप मेजर प्रोपोर्शन जो व्हीट का है वो इंक्रीज करके इतने प्रोपोर्शन में व्हीट दे दो और इतने प्रोपोर्शन में राइस दे दो।
इससे क्या होगा, राइस अभी भी 4 रुपीज पर केजी है, वीट अब 6 पर केजी है, तो आप ज्यादा वीट प्रोड्यूस करके 6 पर केजी पे बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अब क्या हुआ, राइस आपकी मेन कमोडिटी थी एंड सप्लाई ऑफ राइस डिक्रीज्ड, बट इज इट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ राइस चेंज? नो, प्राइस ऑफ राइस डिड नॉट change. What changed was price of other commodity, and other commodity was wheat. So price of wheat changed from 2 to 6 per kg, which made wheat more profitable as compared to rice. And you being a producer, you opted to decrease the supply of rice because rice is not so profitable now as compared to wheat, and you chose to produce more wheat, supply more wheat. And ये सारा राइस का इशू क्यों हुआ? ये राइस आपने जो सप्लाई करनी कम की, वो क्या राइस के प्राइस की वजह से की? नहीं, वो आपने अदर कमोडिटी के प्राइस से की। दिस इज हाउ वी से प्राइस ऑफ अदर गुड्स आल्सो डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ योर मेन कमोडिटी। मेन कमोडिटी वाज राइस, बट प्राइस ऑफ व्हीट चेंज बिकॉज ऑफ विच यू चोज टू सप्लाई मोर ऑफ व्हीट एंड लेस ऑफ राइस, एंड बिकॉज ऑफ विच आपका जो राइस है उसका जो सप्लाई है वो चेंज हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा है, राइस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट एंड राइस इज अ मेन कमोडिटी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट, व्हीट प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर। दिस इज द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाई है यहाँ पे, एंड द सेम थिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड। सो वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम बिलीविंग कि आपको ये चीज अभी क्लियर हो गई है। ओके, देन योर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज price of factors of production or inputs. ठीक है, so I would straight away start with the example without any theoretical part. So you are ice cream producer, for example. Okay, so you are producing ice creams or you are selling ice cream, so you are supplier of ice creams. Okay, so what inputs do you require to make ice cream in the first place? Just pause and think, list down some of the factors if you know, and otherwise I am going to list down certain factors. Say for example, to make ice cream you need sugar. Okay, you need a certain machine which produces and makes ice cream, or which freezes ice cream for that matter. Then you need probably cream, a certain kind of cream you need. Okay, so you need cream, and let's say you need labor. आप सारा अकेले तो नहीं प्रोड्यूस कर लोगे, तो आपको कोई ना कोई लेबर भी चाहिए। आपको अगर मशीन चाहिए, कैपिटल हो गया जो, आपको कैपिटल चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, और रॉ मटेरियल क्या चाहिए? आपको शुगर और क्रीम चाहिए। सो लेट्स टेक दीज 4 इनपुट्स कि to produce ice cream or to supply ice cream, first of all you need certain inputs, which is labor, machine, then your cream and sugar. Okay, and you are going to produce ice cream. Say for example, also take one more input. If you like chocolate ice cream, you take up chocolate, or if you like strawberry ice cream, आपका input strawberry हो गया। आप कुछ भी input ले लो, so आपके ये सारे input हो गए। Example में ले लेते हैं, आपको पसंद है chocolate ice cream. Okay, so आपने साथ में chocolate भी रख लिया, तो आपके inputs क्या हो गए? chocolate हो गया, sugar हो गया, cream हो गया, machine and labor. These are your 5 inputs, and you are going to produce ice cream, and you are producing ice cream using these factors. So overall क्या होता है, आपके जो total factors हैं, इन सब की जो cost है मिला के, जब आप एक आइसक्रीम आपकी प्रोड्यूस होकर आती है, और the one chocolate ice cream which is being produced, उसका जब आप cost निकालते हैं, तो आप अपने सारे इनको जो factors हैं, आपके 5 factors which is your chocolate, cream, sugar, machine and labor. So इन 5 factors को आप जो cost दे रहे हैं per आइसक्रीम के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करके देखें, so उनकी cost जो पड़ रही है वो हो रही है 15 रुपीज पर आइसक्रीम। ये आप उनको दे रहे हैं। 5 रुपीज पर आइसक्रीम आप अपने लिए प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। इसका मतलब आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं? एक चॉकलेट आइसक्रीम को 20 रुपीज पे। 20 रुपीज अगर आपको एक चॉकलेट आइसक्रीम का पड़ा, से फॉर एग्जाम्पल यूर द चॉकलेट कोन, सो अगर आपको उस चॉकलेट कोन का, और फॉर दैट मैटर देयर सम काइंड ऑफ आइसक्रीम, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जिसके ऊपर चॉकलेट कोटिंग होता है एंड अंदर देयर क्रीम, सो विच एवर आइसक्रीम यू प्रेफर, ओके, फॉर दैट मैटर, सो दैट वन इंडिविजुअल आइसक्रीम, दैट वन इंडिविजुअल आइसक्रीम बार, लेट्स से इट कॉस्ट्स यू 20 रुपीज। तो आप खरीदने गए, अभी तो आप प्रोड्यूसर हो, सी आई एम द कंज्यूमर, ओके, आप प्रोड्यूसर ही रहो, आप ऑल्टर मत हो, मैं कंज्यूमर बन जाती हूँ। सो आई एम द कंज्यूमर एंड आई कम अप टू यू एंड आई से आई नीड अ चॉकलेट आइसक्रीम। सो यू से ओके, वन चॉकलेट आइसक्रीम कॉस्ट ₹20, गिव मी 20 रुपीज एंड टेक द चॉकलेट आइसक्रीम। सो मैंने क्या किया, मैंने 20 रुपीज आपको दिए। मेरे हिसाब से ये एक बार जो मैंने खाया बहुत शौक से, वो मुझे पड़ा 20 रुपीज का। सो 20 रुपीज मैंने आपको दे दिया, लेकिन आप प्रोड्यूसर हो, आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो जो एक चॉकलेट आइसक्रीम के आपको 20 रुपीज मिले, उसमें से आपका प्रॉफिट सिर्फ 5 रुपए था, बाकी का आपने किसे
दे दिया, जितने भी इनपुट्स आपने यूज किए थे, यानी जितने की आपको कॉस्ट पड़ी, आपको जितने की चॉकलेट आई, क्रीम आई, शुगर आई, मशीन आई, लेबर को दिया, सब मिला के 15 रुपीज उधर चले गए, सिर्फ 5 रुपीज आपकी पॉकेट में आए एज अ प्रॉफिट। ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर है या नहीं है? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपका आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम की कॉस्ट हो गई 20, जिसमें से 15 रुपीज आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी COP लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, और आपका 5 रुपीज जो है वो प्रॉफिट हुआ। ओके, इज इट ओके? सो अब क्या हुआ आपके लिए, आप इतने में आइसक्रीम बेच रहे हो 20 रुपीज में, ये आपका नॉर्मल डे टू डे सिनेरियो है। अब क्या होता है, आपकी आइसक्रीम की सप्लाई आइसक्रीम के प्राइस पे तो डिपेंड करती है, तब तो हम उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, लेकिन आपकी आइसक्रीम का प्राइस जो है वो और किसी चीज पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, आइसक्रीम की सप्लाई किस चीज पे डिपेंड करती है? सो आइसक्रीम की सप्लाई इस पे डिपेंड करती है। एक बात बताओ, आपको मिनिमम 5 रुपीज प्रॉफिट तो चाहिए, ठीक है? आपने कहा मुझे 5 चाहिए, 5 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है, तो आप खुश हो इस प्राइस में। धीरे धीरे क्या हुआ, आपका ना अचानक से एक दिन आपको पता चला, आप रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज कर रहे थे, चॉकलेट, क्रीम, शुगर, लेबर एंड मशीन। अब आपको पता चला चीनी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, सो शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो अब जब आप पर आइसक्रीम का कॉस्ट निकाल रहे हैं 20 रुपीज, तो उसमें से आपकी पॉकेट में 5 रुपीज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है शुगर का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, पहले आप मिला के सबके 15 रुपीज दे रहे थे सबको मिला के, अब क्या हो रहा है, अब वो बढ़ के हो गया है 17। तो अब आपके पॉकेट में सिर्फ 3 रुपीज आ रहे हैं, 20 रुपीज ही प्राइस रखा है। आप अचानक से प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते एक चॉकलेट बार का। अगर आप हर 2 महीने में प्राइस इंक्रीज करोगे तो मेरे जैसा कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, बार बार आपके पास नहीं आएगा। यू कैन नॉट चेंज द प्राइस इन द शॉर्ट रन जस्ट लाइक दैट, ठीक है? सो प्राइस आपको सेम रखना है, लेकिन आपको लॉस क्या हुआ, आपके पॉकेट में जो पैसे आ रहे थे वो 5 रुपए से कितने हो गए, 3 रुपए, ठीक है? डिक्रीज हो गया, कोई बात नहीं। आपने सोचा अभी भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन तो आ रहा है, आई विल स्टिल प्रोड्यूस। आप क्या हुआ, अभी तो शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ, आप चॉकलेट आइसक्रीम भी बनाते हो तो आपकी चॉकलेट का प्राइस भी इंक्रीज हो गया। चॉकलेट का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अब क्या हुआ मार्केट में कि आप लोगों को इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना हुआ, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा 20 हो गया। यानी जितने 20 रुपीज की आइसक्रीम बनी, सारे के सारे 20 रुपीज आपने शुगर, क्रीम, चॉकलेट, मशीन और लेबर में लगा दिए। आपके हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं, आपकी पॉकेट में 0 प्रॉफिट आया। तो 0 प्रॉफिट वाला केस क्या होता है, 0 प्रॉफिट वाले केस को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। स्टिल आप क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। अगर आप लिंक करेंगे, चैप्टर में नहीं है लेकिन इफ यू लिंक फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर्स, सो यू आर एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपके 20 रुपीज की जो आइसक्रीम आई, मैं आपको 20 रुपीज दे के गई, आपने वो सारे 20 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन अब क्या हुआ, क्या आपके अंदर जितनी विलिंगनेस थी आइसक्रीम ज्यादा प्रोड्यूस करने की, जब आप प्रॉफिट कमा रहे थे 5 रुपए, वो धीरे धीरे कम हुई। अब आप उतने मन से नहीं प्रोड्यूस करते, आप उतना नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि आपका प्रॉफिट 3 रुपए हो गया। और जब आपका प्रॉफिट गिर के 0 हो गया, तो अब आपने आइसक्रीम की सप्लाई कम कर दी, क्योंकि आपके पॉकेट में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर आप वो सप्लाई 100 आइसक्रीम सप्लाई करो या 50 आइसक्रीम सप्लाई करो, आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपकी पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा। पहले पड़ रहा था, अगर आप 50 आइसक्रीम सप्लाई कर रहे थे तो उस हिसाब से 50 आइसक्रीम्स के हिसाब से आपकी पॉकेट में 5 रुपए आ रहे थे हर आइसक्रीम के, यानी 250 का प्रॉफिट हो रहा था। और अगर 100 आइसक्रीम सप्लाई कर रहे थे तो 5 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट में आपको 500 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब आपके ये सारे प्रॉफिट जो है वो 0 हो गए हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब है, अगर इनपुट्स जो यूज कर रहे हैं हम किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका यहां पे देखो, आपका यहां पे प्राइस में, अब आपका यहाँ पे ये फॉर्मूले की रेलेवेंस आएगी। यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी देखा कि कॉस्ट जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है, इंक्रीज। अब आपकी कॉस्ट यहाँ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इनपुट्स की वजह से, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स, यहाँ पे ये इंक्रीज हो गई। कॉस्ट इंक्रीज होते ही हमने देखा कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, इसका मतलब जो आपने इनपुट्स को पैसे दिए वो जब जब इंक्रीज हुए, तो आपकी पॉकेट में जो प्रॉफिट मार्जिन आया वो कम हो गया। और प्रॉफिट कम होते ही इंसेंटिव टू सप्लाई मोर भी कम हो जाता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, आपको अगर सप्लाई करनी है एज अ प्रोड्यूसर तो आप प्रॉफिट देखोगे, और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आप सप्लाई कम कर दोगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपके कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाएगी तो आप सप्लाई कम कर दोगे, ठीक है?
एंड सिमिलरली अगर शुगर का प्राइस डिक्रीज हो जाता या फिर कुछ ऐसा होता कि आपकी 20 रुपीज की आइसक्रीम थी जिसमें से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर सिर्फ 10 रुपीज रह जाती कि शुगर का प्राइस कम हो गया, चॉकलेट का प्राइस कम हो गया, इस सब की वजह से आप उनको 10 रुपीज दे रहे हो और आपके पॉकेट में 10 रुपीज आ रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन अगर 100 आइसक्रीम की कर रहे थे तो आप कोशिश करते प्रोडक्शन 200 या और बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक इंसेंटिव होता कि आपको पर आइसक्रीम 10 रुपीज पॉकेट में आ रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आइसक्रीम प्रोड्यूस करूंगा जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, इज इट क्लियर? सो योर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज व्हाट योर थर्ड डिटर्मिनेंट टॉक्स अबाउट। सो वी आर फिनिश विद द थर्ड डिटर्मिनेंट एज वेल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से कैसे फर्क पड़ता है, मैं आपको बोर्ड पे जो लिखा है उससे पहले खुद एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई मशीन थी तो यू जस्ट टेल मी, आप लोग खुद ही एक केस सुनते जाओ, एक माइंड में इमेजिनेटिव सिनेरियो बनाओ और उसके बाद सुनो और उसके बाद आपको खुद आंसर क्लियर होगा। बिफोर मी टेलिंग यू द आंसर यू विल नो द आंसर योरसेल्फ। अब क्या हो रहा है, आप आइसक्रीम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं पर आपने जो मशीन लगा रखी है ना उसमें एक सम पैनल जो आपको ना मतलब लेबर की हेल्प से पुश करना पड़ता है या उस पर मैनुअल लेबर लगानी पड़ती है मेहनत करने के लिए मशीन पे, तब आपकी आइसक्रीम के कोन जो है वो बन के निकलते हैं। सो इमेजिन देयर इज अ फैक्ट्री और व्हेन वी वर किड्स सो वी यूज्ड टू सी दोस कार्टून्स जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नीचे कोन आ रहा है, कोन की शेप का कुछ आ रहा है, वो आइसक्रीम पे गया तो आपका कोन बन गया, फिर वो आगे गया एक और आइसक्रीम बन गई, तो एक फैक्ट्री में ऐसे आइसक्रीम्स बनती जा रही हैं। सो इमेजिन सच अ फैक्ट्री, लेकिन यहाँ पे हर मशीन में हर कोन को आइसक्रीम पे लगाने के लिए टू स्टिक द कोन विद द आइसक्रीम आपको मैन्युअली वो पुश करना पड़ता है टू डू दैट, मतलब आपको लेबर की जरूरत पड़ती है मशीन पे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, सडनली क्या हुआ आपके यहाँ पे कि अब आपकी मशीन जितनी एडवांस हो गई, मशीन इतनी टेक्नोलॉजिकल आ गई, अब वहां मशीन्स में आपको कुछ नहीं, एक बटन प्रेस करना है और वो मशीन्स अपने आप डिटेक्ट करेंगे कि नीचे आइसक्रीम कब आई है और वो कोन अपने आप उस पर लग जाएगा। यू जस्ट हैव टू प्रेस अ स्टार्ट बटन। सो क्या बेटर है आपके हिसाब से, आप खुद बताओ कि क्या एक लेबर या आप मशीन पे लग के उसको पुश करो बार बार, हर कोन के लिए आप मेहनत करो, या फिर बस आप एक स्टार्ट बटन दबा दो एंड आपकी आइसक्रीम कोन में खुद लग जाएगी और उसके बाद आपका आइसक्रीम कोन रेडी होगा। सो आपके लिए डेफिनेटली आप जब आप मशीन स्टार्ट बटन दबा रहे हैं तो आप एक दिन में शायद 200 आइसक्रीम्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी मेहनत नहीं लग रही है, आपने बस एक स्टार्ट बटन दबाया, पावर आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आ रहा है, तो आपने स्टार्ट बटन दबाया और अपने आप 200 कोन्स आपके साइड में आ गए बनके। लेकिन जब आप मैन्युअली धक्का मार मार के, जब आप पुश कर करके खुद मैन्युअली कर रहे थे, तो आपकी बाजू में जितनी ताकत है, जितनी लेबर है, उनमें जितनी एनर्जी है, टाइम के अकॉर्डिंग वो बेचारे कर करके मे बी एक दिन में सिर्फ 100 आइसक्रीम्स ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे। बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व्हाट हैपेंड वाज कि अचानक से अब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई विदाउट चेंज इन एनीथिंग एल्स। ओके, सिमिलरली अगर आपका जो यहाँ पे डिग्रेड हो जाए, अगर आपकी टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन आ जाए जहां पे कुछ हो जाए या टेक्नोलॉजी कुछ, कई बार होता है कि कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, या आप फोन्स के केस में देखो कुछ फोन आते हैं, न्यू मॉडल आते हैं विद न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बट एट टाइम्स वो मॉडल बहुत जल्दी मार्केट से एग्जिट भी कर जाता है और ऑब्सोलीट हो जाता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, जो उन्होंने सोचा होता है टेक्नोलॉजी काम करेगी वो नहीं करती। सो इट इज पॉसिबल कि जो आपकी बटन वाली मशीन है, आपने उसका बटन प्रेस किया लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही, वो आइसक्रीम को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही, वो कौन ही नहीं लगा पा रही आइसक्रीम पे, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गई है, उसके सिस्टम में कुछ इशू हो गया सर्वर में, क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेज एंड दिस इज हाउ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द सप्लाई। क्योंकि अगर एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, उसको अच्छा लगता है उसकी पॉकेट में प्रॉफिट आता हुआ, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा और किसी भी प्रोड्यूसर को नहीं अच्छा लगता कि उसकी पॉकेट में कोई प्रॉफिट ना आए, तो धीरे धीरे उसके इंसेंटिव भी किल हो जाते हैं ज्यादा प्रोड्यूस करने के और सप्लाई अपने आप कम होने लगती है। सो दिस इज व्हाट योर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज। देन द नेक्स्ट पार्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी।
गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी में भी गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरह की होती है। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए देखा था कि गवर्नमेंट या तो आपको टैक्सेस लगा सकती है या आपको सब्सिडी दे सकती है। टैक्सेस होते हैं कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू कमाने के लिए गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगाया, आपके आइसक्रीम के ऊपर टैक्स लगाया, तो अब आपकी आइसक्रीम जो है, आपकी जो कॉस्ट है बेसिकली वो बढ़ गई। पहले आपको किस किस को पैसे देने पड़ रहे थे, जस्ट टेल मी। पहले आपको लेबर को पैसे देने पड़ रहे थे, मशीन को, क्रीम लेने के लिए पैसे खर्चने पड़ रहे थे, चॉकलेट लेने के लिए और शुगर के लिए। 5 फैक्टर्स थे आपके, उन 5 फैक्टर्स के लिए आपको पे करना पड़ रहा था। अब इसमें एक 6th फैक्टर आ गया विच इज गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो अब आपको गवर्नमेंट को भी पैसा देना है, यानी आपकी आइसक्रीम की कॉस्ट बढ़ गई है। आइसक्रीम की कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट जो है अब वो आपकी पॉकेट में जो आता है वो कम हो गया है, आपका इंसेंटिव किल हो गया है प्रोड्यूस करने का, तो आप सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि मेजर क्या होगा, गवर्नमेंट अपनी पॉकेट में ले जाएगी टैक्स के थ्रू। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो रहा है, अगर आपको सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिलने का मतलब क्या है कि पहले आप जिन फैक्टर्स को पे कर रहे थे अब उनके प्राइस, जैसे फॉर दैट मैटर अभी फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि इट वाज शुगर, क्रीम, चॉकलेट, लेबर एंड मशीन, 5 फैक्टर्स वर देयर जो आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे या 5 इनपुट्स यूज कर रहे थे। तो अब आपके केस में क्या हुआ, आपको सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, यानी अब जो आप शुगर लेते थे, अगर आप शुगर 15 रुपीज पर केजी पे ले रहे थे, अब गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी लगा दी, यानी अब आपको शुगर जो है वो सस्ते में मिलेगी और 5 रुपीज पर केजी में मिलेगी। जैसे ही सब्सिडी मिली यानी आपको बेनिफिट हुआ, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हुई, और जब कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको किसी को पैसा देना है वो कम देना पड़ेगा, तो बाकी का पैसा कहाँ जाएगा, आपकी पॉकेट में। वो पैसा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको मजा आने लगेगा, आप कहोगे कि क्यों ना मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, और सब्सिडीज जब मिलेंगी तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा सप्लाई करोगे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर, वी आर डन विद दैट फैक्टर। देन द लास्ट फैक्टर व्हिच इज डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल सप्लाई। या गाइस, ओके, सो आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू इन द बिगिनिंग कि दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। व्हाट इज इंडिविजुअल supply, what is market supply, we covered it in the last video. So आज हम ये वाले जो determinants हैं, ये इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है उसको अफेक्ट करते हैं। सो लास्ट फैक्टर है उसके लिए गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। सो यू आर अ फर्म, ठीक है, आप आइसक्रीम फर्म है, अब आपके 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। मैंने कहा मेजरली हर प्रोड्यूसर का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, बट मैंने मेजरली कहा देयर आर सम प्रोड्यूसर्स हो सकता है जिनका गोल है मार्केट कैप्चर करना या मार्केट में अपना प्रेस्टीज और रेपुटेशन सेटअप करना, मार्केट एक्सपैंड करना, अपनी खुद की प्रोडक्शन एक्सपैंड करना। ओके, सो दोनों गोल में अलग अलग सिनेरियो है। अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको अपनी पॉकेट में ज्यादा पैसा चाहिए, आपका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। सो आपका गोल अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे अपनी आइसक्रीम ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचो और फैक्टर्स का कम कॉस्ट हो ताकि आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसा है, राइट? यानी रेवेन्यू आप ज्यादा लो, यानी ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचने की कोशिश करो, जो आपकी कॉस्ट है, फैक्टर्स को कॉस्ट देनी पड़ रही है वो कम कर दो। अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा, अगेन विल कम टू दैट थिंग, अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो ये जो गैप है ये आपका सॉरी कॉस्ट कम होगी, तो ये जो गैप है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट होगा, और आपका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका गोल है, आपका पर्टिकुलर गोल है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करोगे आप ट्राई करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे सेल करो, फैक्टर्स की कम कॉस्ट हो ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सो ठीक है, आपको प्राइस बहुत मैटर करेगा, लेकिन अगर आपका गोल है मार्केट कैप्चर करना, अगर आप इतने स्मार्ट हो, आपको पता है आपको मार्केट कैप्चर करनी है, दैट मींस मार्केट कैप्चर करने का मतलब हुआ कि अगर आप सर्टेन ब्रांड हो, सो करंटली अगर हम एग्जांपल लें आइसक्रीम्स का ही, तो अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको मदर डेयरी, अमूल, क्वालिटी वॉल्स, हैव मोर, आपको ये सारे आइसक्रीम के ब्रांड्स दिख जाते हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन आप किसकी आइसक्रीम ज्यादा प्रेफर करते हो, पर्सनल चॉइस हो सकती है, मैं जाके हैवमोर की आइसक्रीम लेके आऊंगी, आप में भी जाके मदर डेयरी की आइसक्रीम लेकर आओ। सो दिस इज योर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर मेरा गोल मार्केट कैप्चर करने का है, मैं हैवमोर, मेरा गोल नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, जो कि हो सकता था तो मैं अलग बिहेव करती, लेकिन मेरा गोल क्योंकि मार्केट कैप्चर करने का है अभी, तो मैं कम प्राइसेस पे भी सेल करूंगी। क्यों? ताकि जब कोई कंज्यूमर मेरे पास आए और हम सबके पास आए, हम 5 लोग एक साथ खड़े हैं, जहां पे मदर डेयरी भी खड़ा है मेरे साथ में क्वालिटी वॉल्स भी खड़ा है मेरे साथ में, वडीलाल भी खड़ा है मेरे साथ में, अमूल भी खड़ा है, और मैं हैवमोर लेके खड़ी हूँ। सो मैं चाहूंगी कि जब कोई कंज्यूमर हम 5 के पास आए तो वो 5 में से मुझसे आइसक्रीम लेकर जाए, ना कि बाकी 4 से। क्यों?
क्योंकि मैं प्राइसेस कम रख रही हूँ और कम प्राइसेस पे भी आई एम नॉट ऑप्टिंग आउट ऑफ द मार्केट रादर देन आई एम चूजिंग टू प्रोड्यूस मोर। अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल से खड़ी होती वहां पे तो मैं फटाफट हट गई होती कि प्राइस कम है, मुझे नहीं बनाना, मेरे पॉकेट में तो कुछ नहीं आ रहा, मुझे कोई इंसेंटिव नहीं है प्रोड्यूस करने का, मैं सप्लाई कम कर दूंगी, बाकी लोगों से ले लो लेनी है तो। लेकिन मेरा गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, मेरा एम है मार्केट कैप्चर करना। मैं चाहती हूँ हर कंज्यूमर आके सिर्फ हैव मोर की आइसक्रीम लेके जाए। 5 लोग हैं, कंपटीशन 5 लोगों का है, 5 लोग खड़े हैं, पांचों सेम चीज बेच रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि कंज्यूमर जब आए तो वो मुझसे लेके जाए, ना कि बाकी चारों से। तो मेरा एम है मार्केट कैप्चर करना कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर हैव मोर की आइसक्रीम खाएं, ना कि कहीं और की। सो दिस इज माई गोल। सो इफ दिस इज द गोल तो तब तो आप प्राइस कम करके भी सप्लाई ज्यादा कर देते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन गोल कि आप सप्लाई ज्यादा करोगे या कम करोगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो प्राइस ज्यादा होगा तो ही सप्लाई करोगे, प्राइस ज्यादा नहीं होगा तो सप्लाई कम करोगे। लेकिन अगर आपका गोल मार्केट कैप्चर करने का है तो आप कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करोगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। नाउ मार्केट सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, सो जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड्स कि अगर हम लोग ने अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ा, ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई भी होते हैं। मार्केट सप्लाई क्या होता है? जब सारे प्रोड्यूसर्स मिलके कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वो सप्लाई देखते हैं। तो सारे इंडिविजुअल जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो मार्केट के भी डिटर्मिनेंट होते हैं, लेकिन मार्केट के डिटर्मिनेंट्स 3 और एडिशनल होते हैं, वो यहां देखेंगे। इसका मतलब है कि ये सारे जो बोर्ड पे लिखे हैं इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, दीज आर ऑल्सो द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। एंड मार्केट सप्लाई के इन एडिशन 3 और डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला हो गया नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। सो हम मार्केट की सप्लाई की बात कर रहे हैं। मार्केट में जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी उतनी ज्यादा मार्केट में सप्लाई होगी। इसी में एग्जांपल देख लो, जितने ज्यादा आइसक्रीम वाले खड़े हैं, जितने ज्यादा ब्रांड्स हैं, अगर मैं हैव मोर हूँ, हमेशा सिर्फ मदर डेयरी और अमूल खड़े हैं, तो हम 3 ही आइसक्रीम वाले हैं, तो हम जितना सप्लाई कर रहे हैं उतनी है। लेकिन अगर यहाँ पे वडीलाल और क्वालिटी वॉल्स भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो मार्केट में फर्म ज्यादा हो गई तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। यानी आइसक्रीम प्रोड्यूसर ज्यादा हो गए, ज्यादा ब्रांड्स हो गए तो ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में। द जनरल रूल, कुछ भी इसमें, इट्स प्योर बेसिक कॉमन सेंस की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी। अगर ज्यादा ब्रांड्स आएंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी। आज की डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लो, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा ब्रांड आते जा रहे हैं वहां पे। आप एग्जांपल ले लो मिंत्रा का। मिंत्रा पे पहले लिमिटेड ब्रांड्स होते थे, किसी एक पर्टिकुलर में भी आपको कुर्ता शॉप करना है तो आपको लिमिटेड ब्रांड्स मिलते थे। आज की डेट में बहुत सारे इंडियन, होम ग्रोन एंड देन फॉरेन एंड बहुत सारे ब्रांड्स आ गए वहां पे। सो जितने ज्यादा ब्रांड्स होंगे उतनी ज्यादा सप्लाई होगी मार्केट में। ओके, एंड जितने कम ब्रांड्स होंगे या जितने कम फर्म्स होंगे उतनी कम सप्लाई होगी। दिस इज अ जनरल रूल। देन आ जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। सो इफ आई एम अ प्रोड्यूसर या मैं मार्केट में हूँ और हम मार्केट में हम बहुत सारे आइसक्रीम वाले हैं, बहुत आइसक्रीम छोड़ दो, हम बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में। सो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अगर मार्केट में हैं और हमें पता है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस कम होने वाला है, तो फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट कम हो जाएगा फ्यूचर में, तो हम कोशिश करेंगे हम आज ही सप्लाई कर दें चीजें जिससे हमें आज ही प्रॉफिट मिल जाए। और अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो आज हम सारे प्रोड्यूसर कोशिश करेंगे कि आज हम अपनी सप्लाई कम कर दें, अभी हम होल्ड कर लें, चीजें रख लें, और जब फ्यूचर में प्राइस बढ़े हम तब बेचें ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, सो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपकी प्राइस के रिगार्डिंग भी डिटरमाइन करते हैं मार्केट सप्लाई को, और इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। एंड देन द लास्ट वन इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जितनी एडवांसमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अगर आप एक फार्मर हैं, आप व्हीट और राइस प्रोड्यूसर हैं, और अगर आप व्हीट और राइस जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जिस गांव में, वहां से दूसरे गांव तक जाने के लिए या जहाँ पे आप बेचने जाते हो वहां जाने के लिए रोड खराब है, या आपके पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई गोडाउन नहीं है, तो आप सप्लाई कम करोगे। क्यों सप्लाई कम करोगे? क्योंकि आपको पता है कि वो खराब हो जाएगी चीज, वहां जाने का रास्ता ही नहीं है, वो बिकेगी नहीं मार्केट में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, अगर आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी, अगर आपके पास गोडाउन है, अगर आपकी रोड्स वेल कनेक्टेड है, जहां पे आप मार्केट में जाके सेल करते हैं वहां पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप ज्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं राइस ज्यादा प्रोड्यूस कर देता हूं, अगर बच गई नहीं भी सेल हुई तो मैं गोडाउन में रख दूंगा, और वरना यहाँ पे रोड्स तो है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो मैं एक मार्केट नहीं दूसरी मार्केट चला जाऊंगा, लेकिन मैं सप्लाई ज्यादा कर देता हूँ। ओके,
सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इस तरह हेल्प करते हैं। अगर अच्छे होंगे, एडवांस होंगे, वेल मैनेज्ड होंगे तो मार्केट सप्लाई ज्यादा होगी, और अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मार्केट सप्लाई कम होगी। ओके, विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। आई नो दिस वीडियो वाज अ बिट लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन एक एक डिटर्मिनेंट मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दे के समझाऊं, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कुछ भी कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। एंड मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहां से मुझे कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस के लिए बात कर सकते हैं। एंड वीडियोस पसंद आ रही हो तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, प्लीज डोंट गो विदाउट लाइकिंग दिस वीडियो। योर लाइक मीन्स अ लॉट, इट्स जस्ट अ लाइक few seconds, but it really means a lot to me and it really contributes a lot to my efforts. So please like the video, share it with others, share it with your friends and family, and do subscribe to the channel. And until we meet the next time, take care and bye bye. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोबॉयज क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 9 सप्लाई, और अगर आप बुक जानना चाहते हैं, सोर्स जानना चाहते हैं तो सोर्स है संदीप गर्ग। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, एक क्विक रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कोर्स पूरे हो चुके हैं चैनल पे। सारे वीडियोस एक ऑर्डर में है, प्लेलिस्ट में बनके, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट ओपन करनी है, वीडियोस देखनी है, और पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो आज सप्लाई में हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। तो अगर आपको कुछ याद आ रहा है हल्का बहुत, तो हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में भी यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। So it is a direct relationship. Law of supply states direct relationship. डायरेक्ट मतलब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक चीज फॉल होगी तो दूसरी भी फॉल होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट का मतलब है। लेट्स कंटिन्यू एंड सी कि किस चीज में डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सो क्वांटिटी सप्लाइड आपको देखना है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि ज्यादा प्राइस हो रहा है तो ज्यादा चीज बेचे उस पे, एंड वाइस वर्सा कि प्राइस अगर आपका कम होगा तो प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई कम कर देगा, यानी क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम हो जाएगी। बेसिकली एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को हम सिट्रस पैरिबस भी कहते हैं। उसका मतलब होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आपने देखा होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हम कवर किया था, जहाँ पे जो सप्लाई है वो अफेक्ट होती है फ्रॉम द फैक्टर्स लाइक ओन प्राइस एंड यू नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपकी सप्लाई को इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर मैं ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट रख दूं और सिर्फ देखना चाहूं कि प्राइस और आपकी क्वांटिटी का रिलेशनशिप कैसा है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई तो वर्क करेगा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हिच मींस सिट्रस पैरिबस। ठीक है, सिट्रस पैरिबस कुछ नहीं, इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, एक ग्राफ है सामने, आपको दिखेगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप जब होता है तो ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अगर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ना होता और इसकी जगह इनडायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा होता तो हमारा ग्राफ कैसा होता, जैसे डिमांड में था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर प्राइस इंक्रीज होता तो क्वांटिटी डिक्रीज होती, ये क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती। पर अभी हम बात ये नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस रिलेशनशिप। सो व्हाट हैपेंस, आपका प्राइस यहाँ है, क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ है, तो अब आपका जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा, तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है विच वी सी हियर कि अगर प्राइस 1 है, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। सो इफ प्राइस इज 1, प्रोड्यूसर इज सप्लाइंग 10 यूनिट्स। Okay, if price increases to 2, producer supply more units and 20 units supply करने लगता है। ठीक है, इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज हो गया, प्राइस और इंक्रीज हुआ 3 हो जाता है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, 30 हो जाती है। ऐसे जब प्राइस बढ़ रहा है आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, दैट इज व्हाई द रीजन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व
और यू कैन से कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर है। तो देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स इस चीज के बारे में। सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, विच मीन्स वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वन इज डिक्रीजिंग द अदर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, आप ये बताओ मुझे, मैंने आपको अभी तक बोला अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है। मैंने आपको कहीं भी ऐसा कुछ बोला कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। मतलब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, आप अगर ध्यान दो मेरी बात पे, तो पहले प्राइस मूवमेंट हो रही है, यानी आपका जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है एंड क्वांटिटी है, आपकी पहले प्राइस है अगर 1 और 10 यूनिट सप्लाई हो रही है, तो जब आपका प्राइस बढ़ेगा 2 होगा तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी और 20 होगी, तो ये दोनों बढ़ेंगे। लेकिन क्या मैंने आपको ऐसा बोला कि पहले क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर ने अगर 10 से 20 यूनिट सप्लाई करनी शुरू कर दी तो प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में, ऐसा कुछ बोला? मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी ये बात नहीं करता। सो यू हैव टू जस्ट पिन पॉइंट दिस फैक्ट कि लॉ ऑफ सप्लाई में आपका क्या हो रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई में आपको प्राइस चेंज हो रहा है एंड देन दैट इज इंपैक्टिंग योर क्वांटिटी सप्लाइड। सो इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड हाउ इज इट इंपैक्टिंग? सो कुछ पॉइंटर्स हैं, एक स्टोरी फॉर्म में सुनो इसको, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मतलब स्टेप 1 से चले स्टेप 2 पे, देन स्टेप 3, सो बहुत यूनिफॉर्मली आएंगे हम, बहुत स्मूथली आएंगे स्टेप्स पे। सबसे पहले आपको ये पता चला कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, सो यू नो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पर किसके बीच है पॉजिटिव रिलेशनशिप? वेल, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, ठीक है, आप इतना समझ गए कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक डिक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, दैट्स ओके। लेकिन उसके बाद मैंने आपसे पूछा कौन बढ़ता है जिसकी वजह से दूसरे पे असर आता है, क्या दोनों के साथ ये वैलिड है? वेल नो, मैंने आपको आंसर किया अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगी। लॉ ऑफ सप्लाई बस इतना कह रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई कहीं भी नहीं कह रहा कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, नहीं, वो वाला रिलेशनशिप नहीं देख रहे, विच मीन्स योर लॉ ऑफ सप्लाई इज अ वन साइडेड रिलेशनशिप। वन साइडेड रिलेशनशिप मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होने पे असर आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड अगर पहले चेंज हो गई, जैसे आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप चेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड आपने चेयर पहले 100 बना रहे थे, 100 सप्लाई कर रहे थे मार्केट में, आपने 200 स्टार्ट कर दी सप्लाई करनी, कंज्यूमर्स को क्या फर्क पड़ता है? कंज्यूमर्स क्यों उसका प्राइस बढ़ा देंगे या कम कर देंगे आपके सप्लाई बढ़ाने या कम करने से? हम वो रिलेशनशिप देख ही नहीं रहे, लेकिन हम आपका प्राइस से रिलेशनशिप देख रहे हैं। आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप अगर 100 चेयर बना रहे हैं और वो 100 चेयर मे बी से 1000 रुपीज ईच में सेल कर पा रहे हैं, आप 1 लाख रुपीज आपके हाथ में आ रहे हैं एज रेवेन्यू, तो अब आपने क्या किया, अब आपका मार्केट में 1000 पर चेयर का प्राइस जो है वो इंक्रीज होके 1500 प्राइस हो गया पर चेयर का। आपको इंसेंटिव मिला, आपने कहा वाओ अब तो मैं और चेयर प्रोड्यूस करूंगा और मार्केट में सेल करूंगा बिकॉज आई एम अर्निंग 500 प्रॉफिट। यहाँ पे एकदम से बढ़ गया, पहले 1000 रुपए में जो जाती थी अब वो 1500 में सेल हो रही है। सो आपका रिलेशनशिप प्राइस से देख रहे हैं हम, लेकिन आप क्वांटिटी सप्लाई चेंज करेंगे उस वजह से मार्केट के प्राइस पे कुछ चेंज आएगा, ये हम नहीं देख रहे। सो दिस मीन्स योर लॉ ऑफ सप्लाई इज अ वन साइडेड रिलेशनशिप and it's a positive relationship. Okay, these 2 points are clear. Then let's come to the जो आपका बीच वाले points है. First is qualitative. Okay, what do we mean by qualitative and quantitative? Let me just clear this concept to you. So what happens, आपका price increase हुआ और मैंने बोला प्राइस इंक्रीज, लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है आपको, प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि एक इंक्रीज होने की वजह से दूसरा इंक्रीज होता है। क्या मैंने आपको बताया कि कितना प्राइस चेंज होगा तो कितनी क्वांटिटी चेंज होगी? क्या मैंने आपको नंबर के टर्म में बताया कि अगर आप प्राइस चेयर का 100 रुपए से बढ़ा देंगे तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड 1000 से इंक्रीज हो जाएगी या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने आपको कोई क्वांटिटी नहीं दी, मैंने आपको बस क्वालिटी बताई कि क्या हो रहा है, आपका प्राइस इंक्रीज होने पे आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज हो रहा है और आपका प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो रहा है। बस
बस इतनी बात हुई है। सो हमने एक डायरेक्शन दी है, हमने ये बात की है कि ठीक है आपका एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन कितनी क्वांटिटी से इंक्रीज हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दैट इज व्हाई वी से दैट लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। इट डजंट टेल यू द क्वांटिटी दैट बाय हाउ मच अमाउंट यू विल इंक्रीज द प्राइस एंड देन बाय हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड वुड इंक्रीज और वाइस वर्सा। ओके, इट डजंट टॉक अबाउट इट ओनली टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन कि इफ प्राइस विल इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर, क्वालिटेटिव आपका क्लियर हो गया। देन द लास्ट पॉइंट इज does not establish proportional relationship. What do we mean by proportional relationship? Which means कि अगर प्राइस 1 रुपी से इंक्रीज होगा, 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, जो भी यूनिट होती है, रुपी कैन बी द यूनिट और डॉलर कैन बी द यूनिट, प्राइस अगर आपका 1 यूनिट से इंक्रीज होगा तो चेयर जो क्वांटिटी सप्लाइड है चेयर की वो भी 1 यूनिट से इंक्रीज होगी, यानी प्रोपोर्शनल। जितने से प्राइस इंक्रीज होगा उतने से ही क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। ये होता है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, जहां पे आपको पता होता है कि अच्छा प्राइस अगर 5 यूनिट से इंक्रीज होगा तो चेयर सप्लाइड भी 5 यूनिट से इंक्रीज होगी। ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप लॉ ऑफ सप्लाई एस्टैब्लिश नहीं कर रहा। इट डजंट से कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। इट कैन हैपन कि आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है बाय सर्टेन यूनिट एंड आपका क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग बाय सर्टेन यूनिट, बट देन इट doesn't have to be proportional. That is what your law of supply says. Okay, so I hope ये 4 points आपको clear हो गए हैं about law of supply. सप्लाई कर्व ऐसा क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई में अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्या सीन है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। सो लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करता है। अब आपको ना अपने माइंड में एक गेम की तरह देखना है चीजों को। हम जब आगे चलेंगे तो एक जगह मैं आपको बताऊंगी रीजंस कि लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे रीजन क्या है। विच मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, ठीक है। एंड अभी ना आप कंज्यूमर हो, इसलिए आप मे बी कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि यार ये क्या बात हो रही है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू बी अ कंज्यूमर राइट नाउ, वी आर studying about the producer and how he works. So basically you have to be a producer. So let's just assume कि आप wheat, rice या कोई भी चीज़ के प्रोड्यूसर बन जाओ, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ चलेगी, आप किसी भी चीज़ के प्रोड्यूसर बन सकते हो। सो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपकी खुद की फैक्ट्री है, आप खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। सो आपके केस में अगर प्राइस बढ़ेगा, जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अम्ब्रेलास प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अम्ब्रेला की फैक्ट्री लगा के बैठे हो, तो जब अम्ब्रेला का प्राइस मार्केट में ज़्यादा मिलेगा, आपको एक अम्ब्रेला सेल करने से प्राइस ज़्यादा मिलेगा, सो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सप्लाई करना चाहोगे। So that is how price and quantity supply should be linked. You have to become a producer and think from his mindset कि how you will function when the price of any commodity that you are producing will increase in the market, then how you will change the quantity supplied of that particular unit. That is how you have to think. So अभी के लिए आपका प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड, आप जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं वो भी बढ़ रही है। ये है लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे रीजन क्या है? सो रीजन है, सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव। What do we mean by profit motive? हम एक एक करके देखेंगे प्रॉफिट मोटिव को, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टेक द केस ऑफ लेट्स जस्ट टेक द केस ऑफ से एनी गिफ्ट हैम्पर, ठीक है, एनी गिफ्ट हैम्पर। सो आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है, सो यू नो अभी रक्षाबंधन, देन अदर फेस्टिवल्स, देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, अभी पूरा ये सीजन ही फेस्टिवल का है। सो फेस्टिवल्स में क्या होता है, आप लोग एक दूसरे के घर जाते हैं या आते हैं और आप लोग गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, आप कुछ ले जाना चाहते हैं, सो यू गो टू द मार्केट, या स्वीट्स, मिठाई कोई लेके ही जाता है, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और एनी पर्टिकुलर गिफ्ट हैम्पर से एनीथिंग कस्टमाइज। एंड गिफ्ट हैम्पर्स का बहुत सीजन चल रहा है, तो हर शॉपकीपर ने सोचा कि चलो गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह रखने शुरू करता है। आप प्रोड्यूसर हैं, आप गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ यूनिक टास्क असाइन करती हूँ, आप कॉफी एंड टी के गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर पाए, जिनको कॉफी एंड चाय पसंद है। तो आप बहुत यूनिक फ्लेवर्स, मे बी टी के डिफरेंट फ्लेवर्स, दार्जिलिंग टी, एटी वो टी, एंड बहुत सारी कॉफी फ्लेवर्स। सो यू आर पुटिंग इट इन अ बास्केट एंड मेकिंग अ गिफ्ट हैम्पर। यू आर अ प्रोड्यूसर, ओके, यू आर प्रोड्यूसिंग द गिफ्ट हैम्पर। नाउ आपको पता है आप किस सिनेरियो में, मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी, आप केस स्टडी की तरह समझ लो, ये दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई का रीजन समझा रही हूँ, आप ही का केस लेके। सबसे पहला रीजन है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव से मेरा मतलब क्या है? चलो, अगर फेस्टिवल्स नहीं होते, अगर लोग एक दूसरे के घर नहीं जा रहे होते, या गॉड फॉरबिड अगर वो वाला टाइम होता जब सारे पैंडेमिक में थे और लॉकडाउन में थे और कोई किसी के घर जा ही नहीं सकता, फेस्टिवल्स कितने सारे आके निकल गए लास्ट सीजन। सो अगर कुछ ऐसा हो जाए
तो आपके जो गिफ्ट हैम्पर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन द फर्स्ट प्लेस क्या आप प्रोड्यूस करेंगे? आप सोचेंगे कि कोई एक दूसरे के घर ही नहीं जा रहा, कौन कॉफी और चाय लेके जाएगा, किसी को गिफ्ट देगा हैम्पर में, तो देयर इज नो वर्थ ऑफ प्रोड्यूसिंग। ओके, अब क्या हुआ, धीरे धीरे लॉकडाउन खुला, आप स्टोरी चल रही है, सो यू जस्ट हैव टू फोकस। तो अब लॉकडाउन खुला, अब आपको पता है कि सीजन सेलिब्रेट होने वाले हैं, अगस्त में सीजन आ रहा है कि रक्षाबंधन आ रहा है और जितने भी फेस्टिवल्स हैं दे आर अबाउट टू बी सेलिब्रेटेड। सो यू, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, स्पॉन्टेनियस थोड़ी होता है कि एक हफ्ते में राखी है तो आज ही प्रोड्यूस करने बैठा है। एक प्रोड्यूसर एक पूरी प्लानिंग के साथ चलता है, उसको कई महीने पहले प्लानिंग होके सामने स्टॉक रेडी होता है, बिकॉज पीपल स्टार्ट बाइंग स्टफ। ओके, सो एक प्रोड्यूसर ने सोच लिया कि ठीक है अगस्त में फेस्टिवल सीजन है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग द गिफ्ट हैम्पर्स। तो एक आप क्या करते हैं, आप प्रोड्यूसर, आप गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने 100 गिफ्ट हैम्पर का ऑर्डर कर दिया, आपने बना दिए 100 गिफ्ट हैम्पर अपनी फैक्ट्री में। आपने स्टार्टिंग 100 से की, क्योंकि यू आर नॉट वेरी श्योर कि कैसी डिमांड आएगी, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, एंड व्हेन यू नो कि फिर वो वेस्ट हो जाएगा गिफ्ट हैम्पर अगर लोगों ने नहीं खरीदा। तो आपने सेफ साइड पे रह के सिर्फ 100 हैम्पर प्रोड्यूस किए, और एक हैम्पर का प्राइस आपको क्या पड़ा, अज्यूम कर लो 500 रुपीज। सो योर गिफ्ट पैक और गिफ्ट हैम्पर, ठीक है, कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर कॉस्ट यू, 1 हैम्पर अगर कोई लेगा आपसे तो वो आपको 500 रुपीज देगा, ठीक है, 500 रुपीज उसकी कॉस्ट रखी आपने, और कितने प्रोड्यूस किए, 100 हैम्पर आपने प्रोड्यूस किए। अब क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए डिमांड करने, बहुत सारे, और ना गिफ्ट हैम्पर्स के प्राइसेस जो है ना वो सबने बढ़ा दिए। आपके आसपास वाले शॉप्स ने, आपके आसपास वाले प्रोड्यूसर्स ने जो भी गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं, मिठाइयों के प्राइसेस बढ़ गए, हर चीज के प्राइस बढ़ गए। सो आपको क्या लगा कि अब तो मैं प्राइस बढ़ा सकता हूँ, 500 तो इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस, आई कैन इंक्रीज प्राइस। सो अब क्या हुआ, मार्केट में आपके गिफ्ट हैम्पर का प्राइस इन सब चीजों के चलते इंक्रीज हो गया, और एक गिफ्ट हैम्पर का प्राइस कितना हो गया, एक गिफ्ट हैम्पर का प्राइस अब 700 हो गया। अब एक हैम्पर पे आपने 100 हैम्पर प्रोड्यूस किए थे और आप 100 हैम्पर सप्लाई कर रहे थे मार्केट में, तो उसके बाद आपको रेवेन्यू कितना आ रहा था, 100 इंटू 500 एक का कॉस्ट था, तो आपको 50,000 का रेवेन्यू हाथ में आ रहा था। अब अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप ये 100 ही रखते, ठीक है, तो आपको कितने का प्रॉफिट आता, रेवेन्यू आता 70,000। पर आप स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं, आपको पता है ये सीजन है भाई, आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, आपने तो सेफ साइड के चलते बस 100 हैम्पर प्रोड्यूस किए थे, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि कितनी डिमांड आ जाएगी या क्या हो जाएगा, एंड सडनली क्या हुआ, आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, बहुत ज्यादा मार्केट में सेल होने लगे हैम्पर्स, और हैम्पर का प्राइस बढ़ गया। Now you being very smart, you started producing and supplying more hampers. आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ये हैम्पर की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे और आप मे बी डबल कर दोगे, आप 200 हैम्पर प्रोड्यूस करने लगोगे 700, क्योंकि अब आपको पता है पहले 200 करते सिर्फ 500 मिलते एक हैम्पर के, लेकिन अब हैम्पर का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, कि आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल जो है पूरा का पूरा आपको देखना है कि चीजें कैसे फंक्शन करेंगी एंड हाउ थिंग्स विल वर्क, आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो जैसे ही मार्केट में आप जो चीज बेच रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाएगा, आप वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे, तो क्या लॉ ऑफ सप्लाई जस्टिफाई हो रहा है? थिंक, प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ने से आपने क्वांटिटी सप्लाइड, प्रोड्यूसर है आप गिफ्ट हैम्पर के, आपने क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा दी, सो लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करा, विच मीन्स कि लॉ ऑफ सप्लाई का एक रीजन होता है कि प्रोड्यूसर का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता है। ठीक है, एक रीजन क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रीजन, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब क्या है, यू हैव टू फोकस आउट। क्या हुआ, आप अकेले नहीं है जो स्मार्ट है, बाकी लोग भी बहुत स्मार्ट है मार्केट में। तो गिफ्ट हैम्पर के जो शॉप्स हैं, आपका ओवरऑल जो गिफ्ट हैम्पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग मार्केट में एंटर हो गए, और कई लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन गिफ्ट सीजन में या फेस्टिव सीजन में उन्होंने कहा कि हम भी गिफ्ट हैम्पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो सिर्फ फेस्टिव सीजन के लिए मार्केट में एंटर हो गए। तो अगर आप पहले एक फर्म थे और आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, अब क्या हुआ, ऐसी 10 लोग और आ गए और वो भी गिफ्ट हैम्पर प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, क्यों करने लगे, क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, सी क्या होता है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं,
आपने 100 हैम्पर्स प्रोड्यूस किया और एक हैम्पर का प्राइस रखा 500 रुपीज, ठीक है। अब क्या हुआ, लोगों ने देखा और लोग जो बैठे हैं आसपास घर में आजकल, आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, आपने बहुत सारे होम ग्रोन इंस्टाग्राम बिजनेसेस और स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया और होम ग्रोन ये चीज़ें बहुत देखी होंगी। सो व्हाट हैपेंस इज, घर में इवन जो लेडीज हैं जो पहले कुछ मतलब उनके अंदर स्किल था बट वो वर्क नहीं करती थी, ड्यूरिंग द पैंडेमिक हर कोई एस्टैब्लिश होकर आया, अपने स्किल से उन लोगों ने कुछ कुछ बनाया है और सेल किया है, स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट्स। सो अब आपके केस में क्या हुआ, आपको लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि यार इनका सही है, इनका तो गिफ्ट हैम्पर का प्राइस 500 से 700 हो गया और ये क्वांटिटी बढ़ा दी, इवन वी कैन एंटर द मार्केट, और फेस्टिव सीजन है, रक्षाबंधन है, लोग गिफ्ट पैक खरीदने तो आएंगे, तो चलो हम भी करते हैं काम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग एंटर हो गए मार्केट में। क्यों एंटर हुए, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा, उन्हें इंसेंटिव मिला, वो मोटिवेट हुए कि उन्हें भी जाना चाहिए सेल करने, वो सेल करने आ गए। और जब मार्केट में आप जैसे और 10 लोग होंगे तो कितने गिफ्ट हैम्पर प्रोड्यूस होंगे, आप अगर 100 कर रहे हो बाकी सारे भी 100 करने लगे तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो क्या होता है, प्राइस बढ़ने पे नंबर ऑफ फर्म्स, आपकी जो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म होता है उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है। इसका रिवर्स केस भी देखते हैं, क्या हुआ मार्केट में, फेस्टिव सीजन खत्म हो गया। सो फेस्टिव सीजन खत्म हो गया बट आप लोगों के कुछ हैम्पर्स बच गए, आपने ज्यादा प्रोड्यूस करा लिए थे, तो 10 फर्म है मार्केट में, सबने हैम्पर प्रोड्यूस करा रखे हैं। अब क्या हुआ, अचानक से किसी की कोई भी हैम्पर सेल नहीं हो रहा, तो कुछ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस हो रहा है, तो उन्होंने कहा हमारा मार्केट में कोई काम नहीं है, वो मार्केट से एग्जिट हो गए। वो मार्केट से एग्जिट हुए तो चेंज कैसे हुआ, फर्म प्राइस क्योंकि बढ़ा नहीं, उन्हें प्राइस मिला नहीं अपने प्रोडक्ट का, तो वो क्या हुआ, मार्केट से एग्जिट कर गए। फर्म का नंबर कम होते ही सप्लाई कम हो गई, क्यों, क्योंकि प्राइस कम था, ठीक है। सो यू नो चेंज इन फर्म कैसे काम करती है, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म। देन द लास्ट पार्ट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है यहाँ पे, कि बेसिकली आप क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक रखते हैं। सो आपने क्या किया, आप प्रोड्यूसर है, आपने अगर स्टार्टिंग में आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कपड़े टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो आप टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने ऑर्डर दे दिया ईयर के स्टार्टिंग में कि इस ईयर 1000 टी शर्ट्स तो बना दो, 1000 टी शर्ट्स का आपने फैक्ट्री में बोल दिया कि चलो प्रोड्यूस कर दो, ये आपका टोटल स्टॉक है। लेकिन आप कितना सप्लाई कर रहे हैं इसमें से, एक टी शर्ट का प्राइस कितना है, एक टी शर्ट का प्राइस है 500 रुपीज। तो जब 500 रुपीज प्राइस है टी शर्ट का, आपको पता है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने मार्केट में बनाई तो 1000 टी शर्ट्स, लेकिन सप्लाई कितनी की, सप्लाई आपने की 500। अब क्या हुआ, आपको पता चला मार्केट में टी शर्ट की डिमांड बढ़ गई है, टी शर्ट का प्राइस बढ़ गया है, हर टी शर्ट के आपको 1000 रुपीज मिल रहे हैं। तो आपने कहा मेरे पास इतना स्टॉक है, मैं इसको सप्लाई क्यों नहीं करता, तो अब आप सारा का सारा स्टॉक सप्लाई करने लगे। और अब आपने क्या किया, जब प्राइस बढ़ता है, When price increases, तो आपका स्टॉक में चेंज आता है। आपने अगर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी भी हुई थी, आप सारी मार्केट में बेचने लगते हैं क्योंकि आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है। और अगर प्राइस कम होता है तो आप कुछ स्टॉक अपने पास होल्ड कर लेते हैं और आप कम स्टॉक मार्केट में सप्लाई करते हैं। दिस मीन्स आपका लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इवन द थर्ड पॉइंट जस्टिफाइज, दीज वर द रीजंस। नाउ वी विल कम टू योर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझना है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है आपका कि अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। एक्सेप्शन क्या होता है आपका, एक्सेप्शन होता है कि अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड या तो सेम है या कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन सप्लाई कम हो रही है या सप्लाई सेम है। तो क्या हो रहा है आपका लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे प्राइस बढ़ने पे भी लॉ ऑफ सप्लाई बढ़ती नहीं है, या प्राइस बढ़ने पे भी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती नहीं है, और प्राइस कम होने पे क्वांटिटी सप्लाई कम नहीं होती। ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे ये जो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये आपका फेल हो जाता है। ऐसे केसेस हैं। कौन से ऐसे केसेस हैं, लेट्स जस्ट मूव वन बाय वन। सबसे पहला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, जस्ट सी। अब क्या हुआ, आप बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्ले जी प्रोड्यूसर है, वो छोटे छोटे पार्ले जी आते हैं ना, आप वो पार्ले जी प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं, इतना हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, आपको अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर बना रहे, तो अब आप पार्ले जी प्रोड्यूसर बन जाइए। तो अब क्या हुआ, आप पार्ले जी बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो प्राइस है
2 रुपीज का है, एक बिस्किट का पैकेट 2 रुपीज का आ रहा है, ठीक है, एक पैकेट 2 रुपीज का सप्लाई हो रहा है। आप एक पैकेट करते हैं कितने में सप्लाई, प्राइस कितना है 2 रुपीज। अब क्या हुआ, आपको पता है मार्केट में ना प्राइस बढ़ा है और मार्केट में प्राइस इसका हो गया है 5 रुपीज, ओके। लेकिन अब क्या हुआ, आपको किसी ने खबर दे दी और आपको उम्मीद है कि 3 महीने बाद सेम पैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस सेम पैकेट का 10 रुपीज हो जाएगा। जिस पैकेट का प्राइस पहले अभी 2 था, अभी प्राइस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने स्टॉक में कितना पार्ले जी बनवा के रखे हैं, आपने फैक्ट्री में तो पहले बनवा दिए ना पार्ले जी, पर आप मार्केट में कितने निकाल रहे थे, मार्केट में आप सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं 500 पैकेट ही सेल कर रहे थे, यानी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 500 पैकेट, ओके। सो 500 पैकेट आपने सप्लाई किए 2 रुपीज में। अब आपको एक करके देखना है, प्राइस कितना है पहले 2 रुपीज, एक छोटा पैकेट होता है ना उसका प्राइस है 2 रुपीज। 2 रुपीज में आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं 500 पैकेट की। तो अगर 2 रुपीज से प्राइस बढ़ गया है, सेम पैकेट का प्राइस 5 रुपी हो गया है, अगर मैं इसे ग्राफ के तौर पे देखूं यहाँ पे, तो अगर प्राइस जो है आपका वो 2 रुपीज है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड 500 है। अगर प्राइस आपका बढ़ के 5 रुपी हो जाता है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ानी चाहिए, पर आपने नहीं बढ़ाई। आप अभी भी 500 पैकेट ही सप्लाई कर रहे हैं, जबकि आपके पास स्टॉक में बढ़े हैं, आपने 1000 बनवाए थे, स्टॉक में है आपके पास, पर आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों पता है, क्योंकि 3 मंथ्स बाद आपको मालूम है कि सेम पैकेट आपका 10 रुपए में बिकेगा। तो आपने क्या किया, अगर प्राइस बढ़ भी गया, प्राइस 5 रुपी हो भी गया, तो भी आपने क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो जो 500 पैकेट है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आपके पास टोटल 1000 पैकेट थे, आपने इसमें से 500 पैकेट तो सप्लाई कर दिए थे 2 रुपीज पे, बाकी के 500 आप सप्लाई कर सकते थे जब 5 रुपी प्राइस बढ़ा। प्राइस बढ़ने पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़नी चाहिए थी, पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप ये 500 पैकेट सेव करके रखना चाहते हैं ताकि आप 3 मंथ्स बाद सेम वो 500 पैकेट्स को 10 रुपी पर पैकेट में बेचें। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है आपको कि पार्ले जी का प्राइस और बढ़ेगा, इस वजह से आज प्राइस बढ़ने पे 2 से 5 रुपी होने पे भी आपने क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ाई, लॉ ऑफ सप्लाई को फेल किया। लॉ ऑफ सप्लाई कब फेल हो रहा था, जब आपका प्राइस इंक्रीज होने पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड सेम रहे या कम हो पर बढ़े ना, तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो रहा था। एंड यू कैन सी आपने लॉ ऑफ सप्लाई को फेल किया यहाँ। So this is one of the exceptions. Then your next exception is agricultural goods. Agricultural goods में क्या होता है आपका, आप wheat ले लो, राइस ले लो, तो अब wheat राइस में क्या होता है कि आप ना एकदम से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल गुड्स किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, आपको यहाँ पे फोकस करना है। एग्रीकल्चरल गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर पार्ले जी तो चलो उसने फैक्ट्री में ऑर्डर दिया 1000 बनवा दिए, ठीक है, डिमांड बढ़ी, उसने फैक्ट्री में ऑर्डर दिया और बढ़वा दिए। एग्रीकल्चरल गुड्स आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये चीजें अगर प्रोड्यूसर को प्राइस बढ़ भी रहा हो, आप प्रोड्यूसर हैं, तो अगर व्हीट का प्राइस आप मार्केट में अभी व्हीट बेच रहे हैं ₹10 पर केजी में, अगर आपको पता है आपको पर केजी का प्राइस अब ₹20 मिलने वाला है, यानी प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। क्वांटिटी सप्लाइड बढ़नी चाहिए लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से, पर एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हीट कितनी प्रोड्यूस होगी या व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। अरे हो सकता है कि उस सीजन जब बारिश चाहिए थी तब बारिश आई नहीं, या फिर ज्यादा बारिश आ गई, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड आप नहीं बढ़ा पाए, इवन दो आपका प्राइस बढ़ गया था। एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए कभी कभी लॉ ऑफ सप्लाई को मीट करने के लिए एग्रीकल्चरल गुड्स फेल हो जाते हैं। ओके, सो यानी एक्सेप्शन होता है एग्रीकल्चरल गुड्स। सेम लाइंस पे पेरिशेबल गुड्स आता है। पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो गुड्स जो खराब हो जाते हैं, जैसे कुछ टाइम के लिए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रूट्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल हो गए, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए। अब इन गुड्स के साथ क्या चक्कर है, अगर आपको उम्मीद है कि
कि इसका प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, इसका प्राइस वेजिटेबल और फ्रूट्स का प्राइस आपको पता है 2 महीने में बढ़ने वाला है। पार्ले जी के साथ क्या किया था, जब पता था प्राइस बढ़ने वाला है, पार्ले जी को स्टॉक में रख लिया था, मार्केट में नहीं निकाला था। मार्केट में कब निकालने की सोची थी, जब प्राइस बढ़ेगा। लेकिन क्या आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ ऐसा कर सकते हैं? फ्रूट्स वेजिटेबल्स का आपको पता है 3 महीने बाद प्राइस बढ़ेगा, पर आप क्या उसको 3 महीने एक फैक्ट्री में स्टोर करके रख सकते हैं कि चलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्राइस 3 महीने बाद बढ़ेगा, अब मैं इतना स्टॉक 3 महीने बाद सप्लाई करूंगा, आज नहीं करूंगा। कैन यू थिंक ऑफ इट? तो इवन दो आपका प्राइस जो है वो अगर बढ़ जाए तो आप एकदम से उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो नहीं बढ़ा सकते। सिमिलरली अगर आपका प्राइस वेजिटेबल का कम हो जाए तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड का क्या होता है, आपका प्राइस कम हो गया। आपने लेट्स टेक बनाना का एग्जाम्पल लेते हैं या अनियन का ले लेते हैं, चलो वेजिटेबल का लेते हैं, अनियन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अनियन आपको बहुत पसंद है और अनियन का प्राइस क्या हो गया, अनियन आपको प्रॉफिट देता है, प्रोड्यूसर है तो अनियन आपको प्रॉफिट दे रहा है। सो अनियन का प्राइस है से ₹40 पर केजी, ठीक है, 40 रुपीज पर केजी में अनियन आपका जा रहा है। अब क्या हुआ, अनियन का प्राइस जो है मार्केट में कम हो गया, कितना हो गया, 20 पर केजी हो गया, ठीक है। सो आप अगर प्रोड्यूसर हैं, प्राइस कम होने पे क्या होना चाहिए था, क्वांटिटी सप्लाई कम होनी चाहिए थी, पर आप अनियन की क्वांटिटी सप्लाई कम करके कहाँ रखेंगे, उसे कहाँ स्टोर करेंगे? इट इज अ पेरिशेबल गुड। अगर आप उसे नहीं बेचेंगे तो वो कुछ टाइम में खराब हो जाएगा, तो फिर क्या होगा आपके पास, आपको उसका 0 प्राइस मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि यार 0 के बदले तो 20 रुपए ही ठीक है, चलो कुछ तो हाथ में आ रहा है, क्योंकि वो अनियन तो सड़के जाना है। आप क्या सोचेंगे कि अनियन अगर मैंने रख लिया ये सोच के कि मुझे तो इसका दाम कम मिल रहा है, जब इसका दाम बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा, बैठ जाता हूं अभी आराम से, क्या ये थिंकिंग वर्क करेगी? क्योंकि आपको पता है अनियन खराब हो जाएगा और फिर वो वेस्ट होगा, वो बिल्कुल भी ना बिके। उससे बेटर है कि उसको 20 रुपीज में सेल कर दो, कुछ तो हाथ में आएगा, राइट। सो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है और लॉ ऑफ सप्लाई जो है आपकी फेल हो जाती है। प्राइस कम होने पे भी आप क्वांटिटी सप्लाइड कम नहीं कर पाते। ओके, ये है पेरिशेबल गुड्स का केस। देन देयर इज गुड केस ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्रीज में ड्यू टू बैकवर्ड कंट्रीज क्यों होती हैं, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती। जहां पे बहुत अच्छी रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं होगी वहां पे अगर प्राइस किसी गुड का बढ़ भी गया, ठीक है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस गुड प्रोड्यूस का, जो भी गुड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ गया, आप प्रोड्यूसर हैं तो आपने कहा चलो प्राइस बढ़ गया तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाता हूँ और मैं इसे ज्यादा प्रोड्यूस करता हूँ। बट आप ज्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी कंट्री में रिसोर्सेज ही नहीं है, आप लिमिटेड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ भी जाए आप उसको ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल सो इजीली इन योर कंट्री बिकॉज योर कंट्री इज अ बैकवर्ड कंट्री। सो बैकवर्ड कंट्रीज के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई आपका कभी कभी फेल होता है। तो बैकवर्ड कंट्री इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। देन द लास्ट इज रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स आर रेयर लाइक डायमंड, ठीक है। सो डायमंड है, आप उसको रेयर में ले लो, तो डायमंड में क्या होता है, आपका प्राइस जो है डायमंड का वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो रेयर है, ठीक है, और उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो अगर उसका प्राइस अभी आप ले लो और 1 लाख है, एक छोटे से, मतलब आप एक छोटा सा डायमंड पेंडेंट दे रहे हो और उसका प्राइस 1 लाख है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ के 1.5 लाख हो भी गया, तो आप अगर प्रोड्यूसर हो आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ही बना सकते हो डायमंड पेंडेंट की, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए अगर आप माइंड में प्रॉफिट मोटिव लाओ और आप सोचो कि डायमंड का प्राइस और इंक्रीज हो गया, पहले इतना था और इंक्रीज हो गया तो मैं और प्रोड्यूस करूंगा, बट यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर। लाओगे कहां से? डायमंड तो लिमिटेड है क्योंकि वो रेयर है। मोनालिसा पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया है कि अच्छा कोई मोनालिसा पेंटिंग का प्राइस बढ़ा भी देगा तो आप कहां से बना लोगे? सो दिस इज द थिंग कि जो चीजें रेयर होती हैं ना वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है, वो चीजें कम है, वो चीजें बहुत लिमिटेड है, इसीलिए वो रेयर हैं। तो अगर उनका प्राइस किसी प्रोड्यूसर को ज्यादा मिल भी रहा है, ही कैन नॉट थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज फ्रॉम वेयर विल यू गेट दैट मटेरियल? सेम गोज फॉर फ्रॉम वेयर विल यू गेट द रॉ मटेरियल और द रिसोर्सेज इन केस ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज। सो कुछ गुड्स ऐसे एक्सेप्शन होते हैं आपके जहां पे अगर प्राइस इंक्रीज हो भी रहा है, सो प्रोड्यूसर इज
बाउंड नॉट टू इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड। एंड बाउंड क्यों है प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर क्यों नहीं क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर पा रहा है? या तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या वो आर्टिकली रेयर है, या फिर पेरिशेबल गुड है, एग्रीकल्चरल गुड है। सो देयर आर सच एक्सेप्शंस जहां पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल होता है। लॉ ऑफ सप्लाई फेल होने का मतलब है अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ पाती, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम नहीं हो पाती, विच अदरवाइज वुड हैव बीन द केस अगर आपका लॉ ऑफ सप्लाई वाज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड एफिशिएंटली, which means if price increases your quantity supplied increases, price decreases quantity supplied decreases. We don't say कि it is a proportional increase or we don't mention the quantity कि कितनी quantity से increase decrease होता, but we tell you about the direction कि it is a direct and a positive relationship। एंड बेसिकली आपको ये सारा लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है, रीजंस बता दिए, प्रॉफिट मोटिव, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, चेंज इन स्टॉक और एक्सेप्शन हो गई। सो इन टोटल हमने लॉ ऑफ सप्लाई आज पूरा कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग द रीजंस एंड द एक्सेप्शंस एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। आई होप आपको समझ आया हो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, एफर्ट पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो आपको पता है अगर आप यहाँ तक भी आ गए ना तो आपने अगर वो थम्स अप और लाइक बटन नहीं प्रेस किया तो प्लीज क्या कर रहे हो, कुछ सेकंड्स लगेंगे, उसको प्रेस करो, लाइक बटन दबाओ। अगर सब्सक्राइब बटन रेड है प्लीज उसको प्रेस कर दो, इसका मतलब आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो देख रहे हो, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, और जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।